म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए चार बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला है टाइमिंग, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है साइजिंग और चौथा है रीबैलेंसिंग करते वक्त टैक्सेशन इंपैक्ट। टाइमिंग वो होता है कि हमें किस वक्त पैसा लगाना है, सिलेक्शन ये होता है कि किस जगह पैसा लगाना है, साइजिंग ये होता है कि कितना लगाना है, और रीबैलेंसिंग और टैक्सेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में मूव करेंगे तो उसका टैक्सेशन इंपैक्ट क्या आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित ज्ञानचंदानी। फिनकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नीरज दुग्गर और निशांत बत्रा, हमारे को फाउंडर्स। और आज हम ऐसे फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो इन चारों प्रॉब्लम्स को टैकल करता है। तो नीरज जी और निशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं व्यूअर्स को यह बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड में निशांत जी हमें एक प्रो टिप देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस प्रो टिप का फायदा उठा सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। नीरज जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये पैसिव, मतलब जो पैसिव तो हमें पता है, लेकिन ये फंड ऑफ फंड क्या होता है? तो रोहित जी, फंड ऑफ फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। और जैसे नाम में एविडेंट है, ये फंड दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, ये ईटीएफ भी खरीद सकता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक फंड ऑफ फंड ऐसा स्ट्रक्चर है जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज फंड्स, पैसिव फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स तीनों को खरीद सकता है। ओके। तो निशांत जी, एसेट एलोकेशन तो हम सबको पता है कि आपको थोड़ा पैसा इक्विटी में रखना है, थोड़ा डेट में रखना है, थोड़ा गोल्ड में रखना है, ठीक है ना? तो इस फंड के लिए मतलब ये एसेट एलोकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस फंड को क्या मैंडेट है एसेट एलोकेट करने का? देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। एसेट एलोकेशन का मतलब है इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि आपकी कॉल्स हर वक्त सही नहीं जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने सारे के सारे पैसे उठा के इक्विटी में डाल दिए और इक्विटी ऊपर ही जाएगी। इक्विटी अगर नीचे चली गई तो आपका लॉस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कोई और एसेट नहीं है। कोई और एसेट होता तो क्या होता, इक्विटी में जितना लॉस हुआ है अगर उस एसेट में उससे कम लॉस या प्रॉफिट हुआ होता तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर आपको लॉस कम होता। तो एसेट एलोकेशन का मतलब ही यही है कि ये बात मान लेना कि हम ठीक से टोटली सब कुछ ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ थोड़ा बहुत डायरेक्शन गेस कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो के अंदर ड्रॉडाउन को कम करता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को अच्छा करता है। अब ये वाला फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? ये वाला फंड तीन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी के अंदर, फिक्स्ड इनकम के अंदर और गोल्ड के अंदर। इक्विटी के अंदर ये ग्लोबल इक्विटी और डोमेस्टिक इक्विटी दोनों के अंदर इन्वेस्ट करेगा। इक्विटी के अंदर इसका मैंडेट क्या है? मिनिमम 35% ये इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, जिसके अंदर 25% डोमेस्टिक इक्विटी होगी और 10% ग्लोबल इक्विटी होगी। फिक्स इनकम के अंदर 25 to 65% ये फिक्स इनकम के अंदर इन्वेस्ट करेगा और गोल्ड के अंदर 0 to 15% ये इन्वेस्ट करेगा। इक्विटी एक्सपोजर इसका 75% से ज्यादा नहीं जा सकता। तो ये मान के चलो कि इसके अंदर इक्विटी वाली वॉलेटिलिटी रह सकती है। चलिए, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस फंड में गोल्ड भी रहेगा, फिक्स इनकम भी रहेगा, इक्विटी भी रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये एक ही फंड में इतना सब कुछ मैनेज करना है, तो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और ये इसमें बहुत मैटर करता है। तो नीरज जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस फंड के फंड मैनेजर कौन है, आप उसके बारे में कुछ अगर हमें डिटेल्स दे सकते हैं तो। इस फंड के फंड मैनेजर एस नरेन जी हैं। वो इंडस्ट्री के बहुत ही रिनाउड फंड मैनेजर है, आईसीआईसीआई के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उनके टीम में 6 और लोग रहेंगे। तो बेसिकली ये फंड को 7 लोग मैनेज करने वाले हैं। क्योंकि इस फंड में डिफरेंट एसेट क्लासेस है, तो हर एक एसेट क्लास के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर्स है, बट इवेंचुअल डिसीजन एस नरेन जी का रहेगा। अरे बहुत बढ़िया बात है। मतलब मान लीजिए जिसको अगर कोई एक्सपर्टीज है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में, तो उसके लिए एक अलग फंड मैनेजर है, और जी। डोमेस्टिक एक। बहुत बढ़िया, ये तो काफी अच्छी चीज है। अच्छा, क्योंकि इसमें मतलब है ना बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। देखिए, डेट प्रोडक्ट भी है, इक्विटी प्रोडक्ट भी है। तो सबसे बड़ा हेडेक जो इसमें इन्वेस्टर को होना है ना, वो है टैक्सेशन का। तो निशांत जी, जरा आप बताइए कि इस पर्टिकुलर फंड का टैक्सेशन किस तरीके से होने वाला है? रोहित जी, ये मान के चलिए कि ज्यादातर फंड ऑफ फंड जो अभी अवेलेबल है इंडिया में, ज्यादातर फंड ऑफ फंड का टैक्सेशन डेट है। तो इस वाले फंड का भी टैक्सेशन डेट रहेगा। डेट फंड का टैक्सेशन का मतलब है कि अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 3 इयर्स है तो आपको स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा,
और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा और 20% टैक्स लगेगा। ओके, ओके, ओके। अच्छा, नीरज जी, क्योंकि ये एक पैसिव फंड है ना, तो पैसिव फंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो पैरामीटर है, वो एक एक्सपेंस रेशियो है। तो आप थोड़ा सा हमें इस फंड के स्पेसिफिक, मतलब जितना भी एक एएमसी ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या जितना भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके बेसिस पे आप हमें कुछ इंडिकेटिव एक्सपेंस रेशियो बता सकते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों का? तो फिलहाल तो एएमसी ने कुछ बताया नहीं है कि कितना एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बट जो इंडिकेटिव एक्सपेंस रेशियो है वो डायरेक्ट प्लान के लिए 0.5% के आसपास रहना चाहिए, और रेगुलर के लिए 0.8% टू 1% के आसपास रहना चाहिए। ओके, ठीक बात है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो इन्वेस्टर्स ट्रैक करते हैं, वो ये है कि अगर एक फंड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं कि क्या वो फंड रिलेटिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए अगर कोई लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि भाई हम निफ्टी के आगे निकल भी रहे हैं या नहीं। लेकिन ये फंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे, मतलब इसमें सब कुछ है। तो नीरज जी, सॉरी, ये क्वेश्चन निशान जी के लिए। निशान जी, ये इसका बेंचमार्क होता है? जी हाँ रोहित जी, इसका ना एक कस्टमाइज बेंचमार्क एएमसी बनाती है इस तरह के फंड्स के लिए। कस्टमाइज बेंचमार्क जो एएमसी बनाती है वो इस बेसिस पे बनाती है कि वो क्या एसेट एलोकेशन फंड के अंदर फॉलो करना चाहती है। देखो ये ना एएमसी के लिए बड़ा अनफेयर रहेगा अगर इसका वो एक सिंपल सा बेंचमार्क बना देंगे कि निफ्टी 50 के अगेंस्ट ट्रैक करना है। तो होगा क्या, अगर इक्विटी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं तो इस फंड के रिटर्न, क्योंकि इस फंड में गोल्ड भी है, फिक्स इनकम भी है, तो इस फंड के रिटर्न बेंचमार्क से कम दिखने लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर डोमेस्टिक इक्विटी के अलावा ग्लोबल इक्विटी भी है, गोल्ड भी है। तो ऐसी केसेस के अंदर एएमसी एक कस्टमाइज बेंचमार्क बनाता है जो इस बात पे डिपेंड करता है कि फंड किस तरह का मैंडेट फॉलो करना चाहता है। इसका बेंचमार्क कुछ इस तरीके से है। क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स के अंदर ये 80% वेटेज लेंगे। S&P ग्लोबल 1200 इंडेक्स के अंदर 15% वेट और डोमेस्टिक गोल्ड के अंदर 5% वेट। इन सारे इंडेक्सेस के ये वाले वेट्स डाल के जो रिटर्न्स निकलेंगी वो इसकी बेंचमार्क रिटर्न्स माने जाएंगे। ओके, तो व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये एक हाइब्रिड टाइप का फंड है जिसमें सारे एसेट क्लासेस हैं, या इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस आर कवर्ड, तो ये किसी पर्टिकुलर एक प्योर इक्विटी फंड के साथ कंपेरेबल नहीं है। तो जिसको भी अगर इक्विटी टाइप रिटर्न्स चाहिए, तो शायद ये फंड उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, नीरज जी, मुझे एक बात बताइए कि अ, मतलब इस फंड में गोल्ड भी है, फिक्स्ड इनकम भी है और इक्विटी भी है, तो मतलब इसके लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट हराइजन क्या हो सकता है? मुझे आप मिनिमम बताइए कि कम से कम इन्वेस्टर को इतना हराइजन रखना चाहिए कि उसका गोल के आसपास अचीव हो जाए। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप टैक्स आउटफ्लो मिनिमाइज कर रहे हैं। और इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टैक्स आउटफ्लो तब मिनिमाइज होगा जब आप इसको एटलीस्ट 3 साल के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि तब आपको इंडेक्सेशन लगेगा और आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करेंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, इस फंड में इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा रहने वाला है, जैसे निशांत जी ने हमको पहले बताया था। राइट। तो इक्विटी कंपोनेंट अगर ज्यादा है तो कोई भी इन्वेस्टर के लिए आइडियल और मिनिमम होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स तो होना ही चाहिए, सो दैट इक्विटी के अप्स एंड डाउन्स को वो बराबर से राइड कर सकें और वो स्टैंडर्ड रिटर्न्स पा सकें ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मिनिमम 5 इयर्स रखें अपना होराइजन, और उससे ज्यादा रखें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा टाइम आपके फंड में उतना ज्यादा आपका रिटर्न। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब क्योंकि इसमें इक्विटी एक्सपोजर भी है, तो इसलिए हमें जो इन्वेस्टमेंट हराइजन है वो 5 साल तो रखना ही चाहिए, क्योंकि इक्विटी की वॉलेटिलिटी और साइकिल के ऊपर ये जो है डिपेंडेंट है। अच्छा, इतना सब हमने मतलब ये डिस्कस कर लिया। मुझे बताइए नीरज जी कि क्या आप इस फंड में अपना पैसा लगाएंगे? सिंस ये एनएफओ है, अभी मैं वेट करूंगा। अब देखिए, इवन दो इसको हम लोग पैसिव फंड कह रहे हैं, इसमें फंड मैनेजर्स का बहुत ही एक्टिव रोल है। एक्टिव रोल बिल्कुल। कैसे है? उनको सिलेक्ट करना है एसेट एलोकेशन डिफरेंट पैसिव फंड्स में। उनको स्टॉक्स नहीं सिलेक्ट करना है, बट एसेट एलोकेशन सिलेक्ट करना है। और अगर एसेट एलोकेशन डिसीजन गलत हो गया तो फंड्स के रिटर्न को मार पड़ सकती है। तो मैं थोड़ा टाइम वेट करूंगा, देखूंगा फंड मैनेजर्स कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या एसेट एलोकेशन डिसीजंस ले रहे हैं। और अगर मुझे थोड़े टाइम के बाद अच्छा लगता है तो मैं कंसिडर करूंगा इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो व्यूअर्स,
नीरज जी का ये कहना है कि ही विल वेट, चेक करेंगे, क्योंकि भले ही ये फंड एक पैसिव कैटेगरी का फंड है, लेकिन उसके अंदर के जो मूविंग पार्ट्स हैं वो एक्टिवली मैनेज होने वाले हैं, और फंड मैनेजर का इसमें सही होना बहुत हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नीरज जी का ये है कि ही विल वेट एंड वॉच, ही विल सी कि क्या फंड्स में डेवलपमेंट आते हैं, एंड देन ही विल टेक अ कॉल इन फ्यूचर। अच्छा, अब निशान जी से जानना चाहेंगे। निशान जी, एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसी खासियत बताइए मतलब इस फंड में कि इन्वेस्टर सोचने में मजबूर हो जाए कि इसमें करना है या नहीं करना है। देखो रोहित जी, आईसीआईसीआई ना मैक्रो ट्रेंड्स को कैप्चर करने में बहुत ही सक्षम है। बहुत बढ़िया तरीके से वो मैक्रो ट्रेंड्स को कैप्चर करती है। अगर आप देखें दिसंबर 2017 में जब स्मॉल कैप बहुत पीक पे थे, उन्होंने अपनी पीएमएस का पैसा क्लोज करके इन्वेस्टर्स को फोर्सफुली पैसा वापस किया। सिमिलरली 2017-2016 में कोई भी गोल्ड रेकमेंड नहीं कर रहा था। सिर्फ आईसीआईसीआई एक ऐसी एएमसी थी जो अपने इन्वेस्टर्स के पास जाके कह रही थी कि गोल्ड लें। 2018 में उसने एक्टिवली अपने इन्वेस्टर्स के पास जाके ये भी बोला कि स्मॉल कैप के अंदर एसआईपी भी बंद कर दीजिए, आप कि वैल्यूएशन इतने हाई हैं, अभी आप एसआईपी भी बंद कर दीजिए। तो इसमें है क्या, हर महीने सारे इन्वेस्टर्स को, और मैं तो कहूंगा ना सिर्फ इन्वेस्टर्स को, सारे एडवाइजर्स को भी इस फंड की फैक्टशीट देखनी चाहिए कि ये मैक्रो लेवल पे किस ट्रेंड के ऊपर अपने पैसे लगा रहे हैं, और उन ट्रेंड्स को देख के वो अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियोज को उस तरीके से थोड़ा बहुत रियलाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही, आपने प्रो टिप दिया है कि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल एज कॉम्प्लेक्स फंड है, लेकिन आईसीआईसीआई का नो डाउट सेक्टोरियल कॉल्स और मैक्रो ट्रेंड्स के बेसिस पे जो कॉल्स हैं वो अभी तक सक्सेसफुल गए हैं, तो इस फंड को देखा जा सकता है। इन्वेस्टर्स को मेरी तरफ से एक ये सलाह रहेगी कि अगर आपको ये फंड कॉम्प्लेक्स लगता है तो आप जरूर एक एडवाइजर को कांटेक्ट करें, देखें कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो में फिट होता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी और निशान जी इस फंड को कंप्लीटली डीमिस्टिफाई करने के लिए। व्यूअर्स, हम लोग ऐसे और बहुत सारे वीडियोस फ्यूचर में लाने वाले हैं जिसमें हम एनएफओ रिव्यूज के साथ साथ एग्जिस्टिंग जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो मार्केट में ऑलरेडी हैं, काफी बड़े हैं छोटे हैं, उन सबको भी इंडिविजुअली हम रिव्यू करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड कोई भी आपको अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नीरज जी और निशांत जी हमारे साथ हैं, तो ये कमेंट्स को रिप्लाई देंगे 24 घंटे के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नीरज जी, निशांत जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू रोहित, थैंक यू निशांत। थैंक यू रोहित, थैंक यू नीरज।